हमने फ्राइडे को जो कुछ किया था वो समझ आई आपको? और जो हमने एक ग्रेट कैलकुलेटर टाइप बनाया था वो समझ आ गई थी? ठीक है, शुरू करते हैं आज का हमारा अगला हमारा आज का टॉपिक जो है उसको देखते हैं। अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट में कुछ बेसिक चीजें की, हमारी कुछ और चीजें भी रहती है, लेकिन उन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास फिलहाल आ गया हमारे फंक्शंस की। फंक्शंस क्या है बेसिकली? अब देखिए, कब देखा जाए ना तो हम लोग एक कोड लिखते हैं ना, वो रिन्यू हम उसको यानी रीयूज नहीं कर सकते। अगर मैंने कोड लिखा है उसको मुझे दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मुझे दोबारा से सब कुछ लिखना पड़ेगा, दोबारा से सब कुछ लिखना पड़ेगा। लेट्स से अगर मैं बेसिक सी बात करूं, अगर मुझे एडिशन करनी है, कॉन्स्ट एड इज इक्वल्स टू, मेरे पास यहाँ पे दो नंबर है, const num1 equals to 10, const num2 is equals to 20। अब मुझे इनकी एडिशन करनी है, num1 प्लस num2। सही है, क्लाइंट ने मुझे बोला कि इन दो नंबर्स की एडिशन कर दो। मैं क्लाइंट में एक बात करूँ कि हमें एडिशन लिखा गया है कि इन दो नंबर्स की एडिशन करके दो, हमने कर दी है। लेकिन अब एक और बात यहाँ पे है कि अगर मुझे दो तीन नंबर्स की और कैलकुलेशन करनी है तो मुझे क्या ये पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा चलाना पड़ेगा? मैंने एक दफा तो तरीका लिखा है ना एडिशन का, लेकिन बार बार रिपीट करना सही नहीं है। मैं तो इसको एग्जांपल एडिशन की बने रहा हूँ, हकीकत में हम लोग एडिशन के बने लेंगे, हम लोग उसको बड़ी बड़ी चीजों में इस्तेमाल करेंगे कि एक कोड है कि हम उसको बार बार इस्तेमाल क्यों करें। या फिर एक वेबसाइट का अगर मैं इसी की बात करूँ कि मेरे पास एक वेबसाइट है, उसमें एक सेक्शन बना हुआ है यानी कार्ड बना हुआ है, तो उसको बार बार उसको कोड में क्यों लिखूं? एक ही दफा लिख के उसको बार बार इस्तेमाल क्यों ना करूं? यानी रियूजेबिलिटी बढ़ाऊं, अपना टाइम बचाऊं। कॉम्प्लेक्स काम जो मेरे पास होंगे उनको मैं बार बार करने के बजाय एक ही दफा लिख के उसको रीयूज करता जाऊंगा वक्त के साथ साथ। ये हमारे पास इस सिस्टम होंगे फंक्शंस। इसलिए अगर मैं रियल वर्ल्ड की अकॉर्डिंग एग्जांपल दूं तो रियल वर्ल्ड में ऐसा है कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हॉस्टलाइज हैं, कितने लोग यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं? तुम ही रहते हो बस, बाकी सब घरों के हैं। अच्छा, हॉस्टल से मैंने इसलिए जिक्र किया कि हॉस्टल का खाना बहुत गंदा होता है। हमने मैं खुद हॉस्टल में रहा हूँ, इस्लामाबाद में भी रहा हूँ, अच्छे हॉस्टल्स में भी रहा हूँ, तो उनका खाना बहुत ही ज्यादा वाहियात होता है। तो बार बार हर वक्त बंदा बाहर का खाना नहीं खा सकता। आपको कभी एक बंदे का खुद खाने का बनाने का दिल कर लेता है। अब मैं अगर बात करूं, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैंने एक दफा अपनी अम्मी को कॉल कर लिया, यार मुझे बिरयानी बनानी है, मुझे आप रेसिपी बता दें कि बिरयानी कैसे बनेगी। अम्मी ने मुझे गाइड कर लिया कि यार सबसे पहले तुम क्या है, चावल उबालोगे, फिर मसाला करोगे, फिर जो चिकन बनाना है या आलू बनाना है, मुझे 5-6 स्टेप्स बता दिए और कहा कि इसके बाद तुम आखिर में तुम्हारी बिरयानी बन के रेडी हो जाएगी। एक दफा मुझे भी ये बना दिए, हमने खा लिया, मैं अच्छी लगी है, सारे लड़कों ने भी साथ खा लिया। अब दोबारा एक हफ्ते बाद बारी आई है, मैंने वो स्टेप्स याद नहीं किए होते कि क्या करना है क्या करना है। मैंने दोबारा कॉल किए, दोबारा उन्होंने मुझे पहले बताया कि चावल उबालोगे या चावल भिगोलोगे, मसाला आलू जो कुछ करना है, चिकन जो कुछ करना है वो करने के बाद इस तरीके बना लोगे। स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब उन्होंने मुझे एक दफा पहले बताया, एक दफा दोबारा बताया। अब एक महीना गुजरा है, मैंने दोबारा से वो चीजें याद नहीं रखी हैं। मुझे क्या करना पड़ा, दोबारा मेरे को कॉल करना पड़ा कि यार ये चीजें मुझे बिरयानी बनानी बताए कैसे बनाऊं। तो पहली दो दफा पे तो उन्होंने मुझे बताना बता दी, लेकिन तीसरी दफा पूछेंगे यार तुम सेम चीज खुद ही बना रहे हो बार बार, तो हर बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम दो दफा बना चुके हो, तुम्हें फिर भी याद है ना, तुम अपने वहां लिख के रख लो ना, स्टेप्स लिख लो कि सबसे पहले हमने चावल भिगोने हैं, चावल निकालने हैं, या फिर उसको धोना है, मसाला लगाना है, डालने जो कुछ करना है ना, वो सारे स्टेप्स तुम बना के रख लो। अभी ने मुझे कहा, अब इसी चीज से मेरे जहन में आया कि हाँ यार ये फायदेमंद है कि मैं क्यों ना सारे स्टेप्स एक जगह पे लिख लूं। बार बार मुझे क्या होगा, अगर मुझे भूल भी जाएगा तो मैं उसको देख के उन्हीं को फॉलो कर लूंगा। एक थर्ड पर्सन को मैं बार बार कॉल ही करूंगा कि अगला बिजी होगा, लाजमी सी बात है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गई है रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कि फंक्शंस हमारे पास प्रोग्रामिंग में कैसे काम करते हैं। जब आप एक काम बार बार कर रहे हो तो एक काम को बार बार लिखने के बजाय क्या करेंगे, एक दफा आप एक जगह पे लिख के रख लेंगे स्टेप्स को, और जब जरूरत पड़ेगी आप उसको फॉलो कर लेंगे। सेम उसी तरीके पे कि मैंने बिरयानी की जो स्टेप्स है बना के एक जगह पे लिख के किचन में लगा दिए। अब जब भी मुझे बिरयानी बनाने की जरूरत पड़ेगी, मेरा दिल करेगा, मैं उन्हीं कार्ड को देख के उन्हीं को फॉलो करते करते बिरयानी बनाऊंगा। सेम चीज हमारे पास प्रोग्रामिंग में फंक्शन काम करती है। ये कोई दुनिया से बाहर चीज नहीं है, बेसिकली आप इसमें ऐसा कोड रैप करते हैं जिसको आपने बार बार इस्तेमाल करना हो। यानी आप उस कोड को बार बार लिखने के बजाय चाहते हैं कि यार एक दफा मैं लिख लूं, बस वो मुझे मेरे नीड्स के अकॉर्डिंग जवाब देता रहे। यानी मैंने लेट से एडिशन की बात की, तो मैं एडिशन का एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जिसको बस क्या हो कि मैं बार बार पूरा स्टेप ना बताऊं कि एडिशन के लिए तुम्हें नंबर लेना है, नंबर 2 लेना है, फिर उनको ऐड करना, फिर उसका रिजल्ट देना है, ऐसा मैं कुछ ना करूं। मैं इसको मैं बता दूं कि यार एक ही दफा मैं बताऊं ये काम, और हर बार अगली बारी से मैं इसको सिर्फ नंबर देता जाऊं, बाकी वो सारे काम खुद ही करता रहे।
पहले हमारे पास एक नंबर से ऊपर रिजल्ट डिसाइड करे, फिर दूसरे नंबर से ऊपर। फंक्शंस का बेसिक प्रोग्रामिंग में ये मकसद है। इसका मकसद समझा कि हमारे पास किस तरीके पे काम करेगा। कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है, कोड आपका आसान करता है, और आप एक कोड को बार बार लिखने के बजाय एक ही दफा लिख के उसको बार बार इस्तेमाल कर सकेंगे जितनी दफा आपकी नीड्स होगी। वो हर दफा आपके इनपुट के अकॉर्डिंग जवाब देगा, यानी वो सेम जवाब रिपीट नहीं करेगा, वो आपके इनपुट से अकॉर्डिंग जवाब देगा। समझ आ गई इसकी? इसको हम लोग जरा प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करते हैं कि हमारे पास प्रैक्टिकल में फंक्शंस कैसे होंगे। सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए आपको एक कीवर्ड चाहिए जावास्क्रिप्ट। जिस तरीके पे वेरिएबल बनाने के लिए हमारे पास लेट या कॉन्स्ट है, जिस तरीके पे हम लोग क्या करते हैं, लूप बनाने के लिए हम फॉर, इफ एल्स के लिए हम इफ लगाते हैं, उसी तरीके पे फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास कीवर्ड आता है फंक्शन का। अब उसके बाद आपको एक फंक्शन का नाम देना पड़ता है, क्योंकि आप उस फंक्शन को फिर कॉल करते होते हैं ना, आप उसको इस्तेमाल करते हो, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन को एक पहचान देनी पड़ेगी। आप किसी भी नाम से देना चाहें दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे इस फंक्शन का नाम दे दूंगा एडिशन। आपने सबसे पहले क्या लिखना है, फंक्शन कीवर्ड लिखना है। कीवर्ड लिखने के बाद आपने फंक्शन को नाम देना है, और नाम देने के बाद आपने इसके आगे सिंटैक्स में इस तरीके पे ब्रेसेस लगानी है। फिलहाल इन ब्रेसेस को मैं कुछ नहीं कर रहा, ये मैं एम्प्टी छोड़ो, इन बाद में काम आएगी। और उसके बाद हमारे पास आएगा करली ब्रेसेस। आपने ये राउंड ब्रेसेस लगानी है, इसका मकसद मैं फिलहाल नहीं बता रहा, लेकिन मैं करली ब्रेसेस को बता दूं। मैं करली ब्रेस, गिरा तुम्हारा दिल मेरा निकला, चेक कर लो स्क्रीन तो नहीं खराब कर दी है। एडिशन का हो गया, एजेस लगी, एजेस देख लो जरा। आपने सबसे पहले यहाँ पे अपने फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, फंक्शन का नाम इस्तेमाल लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने इस तरीके पे राउंड ब्रेसेस लगानी है, और ये करली ब्रेसेस में आप वो कोड लिखेंगे जिसको आपने लिखना है, यानी जो आपको कोडिंग है ना, कोडिंग वो सारी आपकी करली ब्रेसेस में जाएगी। इस तरीके पे इफ एल्स में कोड हमारा उस करली ब्रेसेस में था, लूप में था, सेम इसी तरीके पे जो कोड ऑफ ब्लॉक है वो सारा का सारा हमने यहाँ पे लिखना है। समझिए? अच्छा, तो समझ आ गई यहाँ पे, ये हमारे तीन पार्ट्स में। अब लेट्स से मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कॉन्स num1 इज इक्वल्स टू 10, const num2 is equals to 30, const add is equals to num1 plus num2, console.log add। अब ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन को मैं जब भी बुलाऊंगा ना, ये हमारे पास जब भी इसको मैं कहूंगा यार तुम जाके रन हो, ये क्या करेगा, ये एक num1 का वेरिएबल पढ़ेगा और num2 को पढ़ेगा, फिर इन दोनों का आपस में क्या कर लेगा, सम अप कर लेगा। इसका जो रिजल्ट होगा उसको प्रिंट करा देगा। बस इसका इतना सा काम है। दो वे नंबर्स को लेकर उनको सम करा के उनका कंसोल जो भी है, उनका जो भी आउटपुट है, मुझे सिंपली प्रिंट करा के देगा। सही है? अब जाके देखते हैं इसको। कुछ आउटपुट नहीं आ रहा मेरे पास। मैंने अपना फंक्शन यहाँ पे बनाया है, उसको सब कुछ के, लेकिन ये फंक्शन देखे मैंने कहा ना, ये हमारे कोड का हिस्सा है। ये आप उसको जब तब बुलाएंगे जब उसकी जरूरत होगी। अब ये ऐसी जरूरत है तो इसका प्रिंट भी नहीं होगा। लाइक वही हिसाब है कि आपने जो रेसिपी लिखी हुई, अब ये तो नहीं कि आते जाते आप उसको देखते जाओगे, जब जरूरत होगी तभी देखोगे ना उसको। सेम तरीके में फंक्शन भी है, कोड में पड़ा रहता है, लेकिन तभी चलेगा जब आप उसको कहोगे कि यार तुमने अब काम करना है, तुम अब चलना है। तो उसको रन कराने के लिए हमारे पास क्या होगा, आप सिंपली क्या लिखेंगे, अपने फंक्शन का जो नाम है ना ये लिखेंगे, एडिशन। हमारे केस में एडिशन नाम है तो एडिशन लिखेंगे, और उसके बाद क्या लगाएंगे, ये राउंड ब्रेसेस। बस आपका फंक्शन कॉल हो गया। ये हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाता है। इस यहाँ पे हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाता है कि आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया। डिक्लेरेशन, और ये हमारे पास फंक्शन कॉल कहलाता है, कॉलिंग फंक्शन कहलाता है, या फिर इन्वोकिंग फंक्शन, कि आपने अपने फंक्शन को कॉल किए। बस इतना। ये हमारे पास दो नाम है, एक हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन, ये हमारे पास हमने एक फंक्शन बनाया डिक्लेयर किया, दूसरा हमारे पास क्या फंक्शन को कॉल करना या इन्वोक करना, ये हमारे पास है। अब अगर मैं जाके इसका आउटपुट देखूँ ना, तो मेरे पास देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब
मैंने आपसे कहा था कि यार मैंने कोड एक दफा लिखा, इसको मैं जितनी दफा इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं एडिशन के फंक्शन को एक दफा दोबारा कॉल कर लूंगा। ये मैंने बनाया है, मैंने कॉल कर लिया, दो, तीन, चार, मैंने चार दफा कॉल कर लिया, बल्कि दो, चार, पाँच, मैंने पांच दफा कॉल किया। क्या करेगा? पांच दफा काम करने लग जाएगा। तो कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ गई है कि नहीं? कोड लिखा एक दफा, बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं ना हमारे पास। तो फंक्शंस का बेसिक फायदा हमारे पास ये है कि आपका कोड जो है वो रीयूजेबल हो जाता है। वालेकुम सलाम। आपका कोड जो है वो रीयूजेबल हो जाता है और आप अपने कोड को एक दफा लिख के बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आइए? फंक्शंस की अगर मैं शॉर्ट लफ्जों में अगर कोई डेफिनेशन करूँ ना, शॉर्ट टर्म में, तो उसका हमारे पास होगा अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कि हमारे पास फंक्शंस ये एक सेट है इंस्ट्रक्शंस का, जिसमें आप सारी के सारे स्टेप्स बता दें कि यार तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उसके बाद काम करना है। तो बार बार आप इसको इस्तेमाल कर देंगे तो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस यानी हमारे बातों का एक सेट ही है पूरा का पूरा। समझ आइए यहाँ तक फंक्शन का बेसिक मकसद। फंक्शन का बेसिक मकसद क्या है हमारे पास? यूज करना कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को, कॉम्प्लेक्स जो चीजें हमने बनाई है उनको बार बार लिखने के बजाय एक दफा लिख के, और जब अपनी मर्जी होती है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ है? तो एक मसला हमारे पास यहाँ पे ये है कि ये जो फंक्शन है इसका फिलहाल कोई फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है हमारे पास? हमारे इस फंक्शन का फायदा क्यों नहीं है? ये हर बार एक ही चीज को प्रिंट करेगा। मतलब ये कि इसके अंदर जो नंबर्स दिखे हो ना, ये वही करेगा। इसको मैं अगर सौ सौ दफा भी बुलाऊं ना, तब भी मुझे 40 रिजल्ट नहीं देगा। तो मैंने क्या किया, फंक्शन तो ये किसी काम का नहीं हो, 40 दफा में 40 को मैं कहाँ इस्तेमाल करूँ? हो सकता है मैं डिफरेंट नंबर्स की अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कराऊं, लॉग कैलकुलेशन करवाएं, तो मैं उस हिसाब से चलूं। तो ये करने का मकसद क्या हुआ? तो ये फंक्शन फिलहाल हमारा किसी काम का नहीं है। हम लोग चाहेंगे अपना ओरिजिनल एक सही सा फंक्शन बनाएंगे जो यूजर से डेटा लेगा और उस डेटा के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। ठीक है? फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम। मैं इस दफा अगेन एडिशन का ही फंक्शन बना रहा हूँ। अब हम लोग कुछ नई चीज को देखने लगे हैं। हमारे पास फंक्शंस में दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें से एक का नाम है आर्ग्यूमेंट्स और एक का नाम है हमारे पास पैरामीटर्स। ये दो चीजें हैं। ये दो ही तरीके हैं जिनकी वजह से, जिनके साथ आप फंक्शन को डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा फंक्शन को आप डेटा नहीं दे सकते। आप या तो आर्ग्यूमेंट्स से डेटा देंगे या पैरामीटर्स में डेटा को रिसीव करेंगे। ये दो है हमारे पास तरीके, इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। आपको जो फंक्शन मैंने बनाया था ना कि यार ये जगह जो है इसको फिलहाल छोड़ दो, तो ये जगह ऐसी जिसमें हम लोग डेटा को रिसीव करते हैं। आप यहाँ पे वेरिएबल्स बनाते हैं, कुछ इस तरीके पे होगा कि मैंने यहाँ पे एडिशन लिखा। एडिशन लिखने के बाद मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स पास करता हूँ। मैंने कहा 20, 100। ये जो एरिया है इसको हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं कि आपने फंक्शन को डेटा प्रोवाइड किया। आप जब फंक्शन को कॉल करते हैं ना, आप तब फंक्शन को क्या करते हैं? डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सिंपली लिखा कि यार ये जगह जो है, इस जगह पे हम लोगों ने फंक्शन को डेटा प्रोवाइड किया। ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स के लिए। और जो फंक्शन को डेटा आपने प्रोवाइड किया, रिसीव कहाँ पे होता है? ये हमारे पास इस एरिया को मिलता है। इस एरिया को हमारे पास कहा जाता है पैरामीटर्स। जो फंक्शन का रिसीविंग एरिया है उसको हमारे पास क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। और जो हमारे पास डेटा सेंडिंग एरिया है उसको हमारे पास क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास कहते हैं। तो फंक्शन में डेटा रिसीव करने के लिए आपने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाने हैं। अब ये वेरिएबल्स हमारे पास लेट और इस तरीके पे नहीं होंगे। बस आपने क्या रखना है कि उनको ये नंबर्स ऑलरेडी भेजे हुए ना, आपने यहाँ पे कुछ लिखना है जिसमें वो डेटा सेव हो सके। लेट से मैंने रख लिया यहाँ पे a, b। तो इससे क्या होगा, जो यूजर ने पहला डेटा भेजा वो किस में सेव हो जाएगा? a में। और जो दूसरा भेजा किस में सेव हो जाएगा? b में। अब अगर मैं और कुछ करने के बजाय सिर्फ कंसोल डॉट लॉग a, b भी प्रिंट कराऊं ना, तो आपको देखें कंसोल में वैल्यूज देखने को मिल जाएगी। मैंने यही भेजा था ना। अगर मैं अगली दफा कुछ और कॉल करूं, मैंने इस दफा 80, 90, बाकी मैं फिलहाल हटा रहा हूँ। मैंने पहली दफा फंक्शन को चले था नंबर्स दिए और इस दफा को चले था नंबर्स दिए। अब देखें मेरे पास हर दफा फंक्शन डिफरेंटली रिएक्ट कर रहा है ना।
तो कोड रियूजेबल हो गया कि नहीं हमारे पास। अब इसको और भी फायदा हम लोग उठाएंगे, इसको हम लोग प्रॉपर एडिशन किस्म का बनाएंगे, एडिशन का फंक्शन बनाते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक फंक्शन में जो डेटा आप भेजेंगे यहाँ से, वो हमारे पास इस एरिया से भेजा जाएगा, फंक्शन से डेटा आर्ग्यूमेंट्स के एरिया से भेजा जाएगा, और जो डेटा रिसीव करने की जगह वो पैरामीटर्स है। आपने यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल लिखने हैं, यानी कुछ भी बनाना है। अभी हमारे पास एक 1 2 3 ऐसे लिखे पे ना, आप वेरिएबल्स के नामों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास वेरिएबल के नामों का रूल है ना, सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी रूल है, तो आप उन चीजों को फॉलो कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं करूंगा यहाँ पे कॉन्स्ट, सिंपली करूंगा ऐड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। समझ आइए, तो इसको यहाँ पे कंसोल में करूंगा ऐड। तो अब इस फंक्शन की समझ आइए हमारे पास, हमने यहाँ पे उसको क्या बोला है कि जो यूजर ने हमारे पास डेटा यानी फंक्शन कॉल करते हुए यूजर डेटा देगा, उसको रिसीव करो। एक हो जाएगा ए में सेव, दूसरा हमारे पास हो जाएगा बी में सेव। अब इन दोनों को आपस में सम अप करो, इनका जो भी रिजल्ट बनता है उसको क्या करो, हमारे पास इनकी कंसोल करा दो। अब अगर जाकर देखें तो हमारे पास 120 आ गया। अगली दफा मैं फंक्शन को किसी और वैल्यूज के साथ कॉल करूंगा। हमारे पास कुछ ऐसा हो गया, एक ही फंक्शन है, तीन डिफरेंट वैल्यूज नहीं है, और तीन डिफरेंट तरीका भी हमारे पास रिएक्ट करेगा। यानी बार बार सम करने के बजाय, ये तो मैं सिर्फ सम एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, लेकिन फंक्शंस का बेसिक मकसद हमारे पास ये है कि आप बार बार एक काम करने के बजाय एक ही दफा करते हैं और उसको हर बार इस्तेमाल यूज करते रहते हैं। समझ आई इसकी। अब हमारे पास यहाँ पे मसला है कि अगर आप किसी फंक्शन को बिना डेटा के प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, डेटा ही नहीं लिखा तो क्या होगा। अब हमारे पास का रिजल्ट क्या आएगा, अगर आप अपनी तरफ से रिजल्ट बताना चाहें तो। मैंने ये जो थर्ड वाला है ना, इसमें वैल्यूज नहीं लिखी हैं, तो मेरे पास फंक्शन क्या प्रिंट करेगा। हाँ, हमारे पास क्या प्रिंट होगा, प्रिंट तो होगा कुछ ना कुछ। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है, वेरिएबल बना हो वैल्यू असाइन ना हो, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। और ए में हमारे पास क्या स्टोर होगा, अनडिफाइंड ही होगा ना, क्योंकि वेरिएबल तो बना हुआ है ना, बीच में आपने डेटा नहीं दिया हुआ। बी में भी हमारे पास वेरिएबल बना है, डेटा नहीं दिया। अब अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड हमारे पास क्या रिजल्ट बनाएंगे, नैन नॉट अ नंबर। हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, नॉट अ नंबर। ये बेसिकली हमारे पास समझाने का मकसद है कि अगर आप डेटा नहीं लिखेंगे तो वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होगा, वहां पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास अनडिफाइंड होगा, तो आपको डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी यूजर डेटा प्रोवाइड ना करे और आप एरर से बचना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक चीज एग्जिस्ट करती है, इसका नाम है डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ये हमारे पास होता है डिफॉल्ट वैल्यू कि अगर यूजर ने ना दी ना, तो हमारे पास वैल्यू ये वाली इस्तेमाल होगी। अगर यूजर ने लेट से डेटा कॉल करते हुए ए की वैल्यू ना दी या बी की वैल्यू ना दी, तो हम लोग ए में भी ये इस्तेमाल करेंगे और हम लोग बी में भी इस्तेमाल करेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे एक डिफॉल्ट, एक बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये देने के लिए आप आएंगे अपने ए के पास, यानी जो पैरामीटर्स हो रही है यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे इक्वल का साइन डाल के आप कुछ भी लिखें। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, बी का साइन डाल के लिखें कुछ भी। अब ये क्या है, ये हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू बन गई। डिफॉल्ट से मुराद कि अगर यूजर ने डेटा प्रोवाइड नहीं किया तो कौन सी वैल्यू इस्तेमाल होगी, ये वैल्यू। और अगर यूजर ने डेटा प्रोवाइड करे तो इस वैल्यू को किसके साथ रिप्लेस कर लिया जाएगा, जो यूजर ने दी हुई है उसके साथ। अगर मैं अब जाके प्रिंट कराऊं तो आप देखिए मेरे पास क्या है, 0 प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 30 प्रिंट करा लूं तो अब मेरे पास सिंपली जाके a प्लस 0, तो हमारे पास 30 रिजल्ट आ गया। मैं यहाँ पे 13 करा लेता हूँ, तो मिल जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पे ये फायदा हो गया। समझ आ गई इसकी। तो ये हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर यूजर ने डेटा नहीं प्रोवाइड किया तो हम इस तरीके पे खुद को बचा सकते हैं। आप इस तरीके पे डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हो, जहां पे दी होंगी तो वहां पे सिंपली यूजर्स का डेटा प्रोवाइड इस्तेमाल होगा। समझ आई इस चीज की। अच्छा, तो ये हमारे फंक्शंस को भी और देखते हैं। समझ आइए फंक्शंस की।
देखिए यहाँ पे इन्होंने भी प्रोवाइड किया है functions are reusable code blocks designed for particular tasks. Functions are executed when they are called or invoked. Functions are fundamental in all programming language. यानी functions हमारे पास हर programming language में exist करते हैं. Calling a function, functions are executed when they are called or invoked. You can call a function by adding parentheses to its name. Parameters allow you to send values to a function. Parameters are listed in parentheses in the function definition. ये हमारे पास इस एरिया को फंक्शन डेफिनेशन करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं. कहता है यहाँ पे जब जो प्रोवाइड करते हो हमारे पास पैरामीटर्स है. फंक्शन रिटर्न वैल्यू फिलहाल हमने ये तो नहीं देखा, लेकिन ये आर्गुमेंट्स हम देख चुके हैं. Parameters are the name listed in the function definitions. Arguments are the values received by the function. Functions expression आ गई हैं, ये भी हमारे पास, और ये functions के types आ गई हैं. हाँ फिलहाल हमारे functions में इतना ही था. तो ये functions का कुछ समझ आए. इसको हम लोग जरा एक लेवल नेक्स्ट के ऊपर लेके जाते हैं. इसका रियल वर्ल्ड में एक एग्जांपल इस्तेमाल देखते हैं. अच्छा यहाँ पे एक मसला मुझे बताएं. अगर किसी बंदे ने यहाँ पे हमारे पास ये चीजें लिखी, अब भी तो हमारे पास क्या अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है? हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? बाय डिफॉल्ट लिखें अगर तो मैं क्वेश्चन लिखता तो वहाँ पे जीरो वैल्यू आती, लेकिन अब ए में भी हमारे पास कुछ स्ट्रिंग है और बी में भी लिखा हुआ है, तब हमारे पास क्या एरर आएगा? नॉट अ नंबर आएगा. और इसके अलावा क्या आएगा? और हमारे पास चीज का आउटपुट क्या होगा लास्ट वाले का? ये हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करेगा. स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन से मुराद दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देगा. जब आप दो स्ट्रिंग्स के बीच आप ऐसे प्लस का सिंबल डालते हैं तो वो उसको एरर देने के बजाय आप इसमें मिला के लिख देते हैं. अब अगर मैं अब जाके देखूं तो उसने क्या किया, सिंपली मिला के लिख दिया. लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का साइन इस्तेमाल करता तब मुझे यहाँ पे नॉट अ नंबर देखने को मिलता. समझ आई इस चीज की? एडिशन का सिंबल जो है वो दो स्ट्रिंग्स को आपस में क्या करेगा, आपस में कॉन्केटिनेट यानी मिला के जोड़ के रख देता है. लेकिन अगर आप वहीं पे सब्ट्रैक्ट लगा देंगे तो सब्ट्रैक्ट से फिर वो एज अ नंबर ट्रीट करने लगता है. बाय डिफॉल्ट उसको कुछ नहीं कहता. जैसे तुम स्ट्रिंग्स तुम लोग आपस में जोड़ के लिखे जा सकते हो. ये हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप स्ट्रिंग दे देंगे तो वहां पे हमारे पास क्या होगा. समझ आई इसकी? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा इस चीज को हैंडल भी तो करना है ना. इसके लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं? हाँ इस चीज को हैंडल करना है कि अगर यूजर जो डेटा दे रहा है उसका टाइप हमारे पास स्ट्रिंग हुई तो बदले में ये कह दो. ये चीज मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ? क्या लगाऊंगा? बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे. इसके लिए हम लोग लगाएंगे इफ इस एक यानी किसी वेरिएबल की डेटा टाइप चेक करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे? टाइप ऑफ ए डबल इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, तो बदले में करेंगे कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग्स. क्या लगा दे? सही है. ट्रिपल के बजाय डबल चेक करते हैं. किस पर नहीं, उसका मसला नहीं है. और हमारी वाली चीज प्रिंट नहीं कर रहा. मेरी जो लाइन है वो प्रिंट नहीं कर रहा. खैर कोई एक कोड में मेरी तरफ से एरर है. हमारी तरफ से कोई एरर है.
सही है। हमें इसको इस तरीके पे रैप अप करके लिखना था। हमें इसको इस तरीके पे रैप अप करके लिखना था, मैंने यहाँ पे रैप करने के बजाय सिंपली ओपन ही छोड़ दिया था। तो और जो हमने डेटा टाइप चेक की थी ना, थी मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ था, मैंने ये लिखा हुआ था, वो हमारे पास जैसे एरर दिया था। तो अब हमने इसको चेंज करके प्रॉपर तरीके पे कर लिया कि जो टाइप ऑफ ए हमारे पास स्ट्रिंग के इक्वल होती है, तो उसको क्या करा दो, सिंपली लिखो स्ट्रिंग्स आर नॉट अलाउड। तो अगर आउटपुट जाके देखे तो हमारे पास क्या है, देखिए वो स्ट्रिंग्स आर नॉट अलाउड भी लिखा हुआ दे रहा है और यहाँ पे ये लिखा हुआ भी दे रहा है। तो ये अभी इस मसले को कैसे हल करेंगे, यानी हमारा फंक्शन अगर देखिए पहले के लिए टाइम चले, पहले दफा के लिए चला, तो हमारे पास कंडीशन ट्रू थी कि फॉल्स थी, इसको लेकर ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो उस कोड को क्या करके इग्नोर करके ये चला दिए। दूसरे केस में भी चला, दूसरे कोड को इग्नोर करा के ये चला दिए। अब तीसरी बारी में हमारी कंडीशन ट्रू थी कि फॉल्स थी, उसने ये काम भी किया और उसने ये काम भी किया, क्योंकि कहीं पे उसको रोका नहीं गया है कि तुम अगर यहाँ पे लेट से कहीं उसको ये नहीं बताया गया कि अगर तुम्हारे पास जो टाइप है ना स्ट्रिंग इक्वल होती है, तो तुम कंसोल प्रिंट कराने के बाद अपने आगे के टास्क को रोक दो, यानी पूरा का पूरा काम कंप्लीट ना करो। वो बात हो गई कि अगर तुम्हारे पास चावल ही नहीं है तो तुम बिरयानी बनाने का स्टेप्स रोक दो, क्योंकि तुम्हारे पास चावल नहीं है। सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग चलाने लग गए कि अगर तुम्हारे पास किसी चीज से कम है तो तुम फंक्शंस को आगे चलाने के बजाय सिंपली उस फंक्शन को तोड़ दो। हम इसको यहाँ भी ये समझाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एक तरीका तो आपके पास ये कि आप एल्स इस्तेमाल करें, लेकिन हम लोग यहाँ पे एल्स को इस्तेमाल करने के बजाय कुछ और तरीके पे जाना चाहेंगे। आप एल्स की मदद से कर सकते हैं, लेकिन मैं एल्स को इस्तेमाल करने के बजाय फंक्शन का तोड़ना बता रहा हूँ कि आप कभी भी अपने फंक्शन को कैसे तोड़ सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड इस्तेमाल होता है रिटर्न का। रिटर्न लिखा बस, रिटर्न के बाद आपकी एग्जीक्यूशन आगे की नहीं होती है। आपका कोड रिटर्न जो ही पड़ेगा ना, बस आपका कोड यहाँ पे रुक जाएगा। अब देखें हमारा वहां पे प्रिंट हुआ स्ट्रिंग, इसको मैं प्रूफ करने के लिए अगर ये बताऊं कंसोल डॉट लॉग जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, कोई मसला तो नहीं है ना, लेकिन इसको मैं रिटर्न के बाद ले आता हूँ, तो अब देखिए इसका कलर थोड़ा हल्का सा हो गया ना। अगर मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूँ तो उसने मुझे क्या कहा है, पहली लाइन पढ़े अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड, यानी रिटर्न के बाद आप जो कुछ लिखते हैं वो कोड नहीं पढ़ा जाता। वजह क्या है कि आपका फंक्शन वहां पे तोड़ दिया जाता है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि 25,000 लाइन कोड क्यों ना लिखो, फंक्शन आपका आगे नहीं चलेगा। रिटर्न का मतलब बस तोड़ दो, स्टॉप लगा दो। तो आप किसी भी फंक्शन को ब्रेक मारने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न का कीवर्ड। तो आप चाहें तो यहाँ पे कुछ रिटर्न के आगे भी लिख सकते हैं, रिटर्न जीरो, ये कुछ भी करा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन दूसरी लैंग्वेज में मेरे ख्याल में रिटर्न जीरो होता है, सी प्लस प्लस में लोग आगे जीरो लिख देते हैं, वहां भी मकसद फंक्शन को तोड़ना ही है ना। यहाँ पे भी फंक्शन का मकसद हमारे पास ये है। अच्छा इसे फंक्शन को ब्रेक नहीं करता, आगे डेटा भी प्रोवाइड करता है। खैर वो उसको फिलहाल मैं नहीं देख रहा हूँ, हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे पास रिटर्न की मदद से आप इसको रोक सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ है, फंक्शन का इंट्रोडक्शन समझ आ गया, फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं। रीयूजेबल बनाने के लिए, डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलाने के लिए। तो अब मेरा कोड जो है वो प्रॉपर एरर हैंडलिंग भी हो चुकी है ना इसकी, एरर हैंडलिंग मैंने कर ली कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ तब भी मसला नहीं है, अगर मैं एम्प्टी देता हूँ तब भी मसला नहीं है, दोनों चीजें हैंडल हो रही है ना, मुझे अब कोई भी एरर देखने को सिंपली नहीं मिलेगा। अच्छा एक और बात यह है कि लेट्स से अगर यूजर ट्रू फॉल्स दे दे या फिर मुझे अनडिफाइंड प्रोवाइड कर दे, तब क्या होगा। अब हमारे पास क्या होगा, मैंने ऊपर किसके लिए एरर हैंडल किया हुआ है, तो नीचे मैंने क्या प्रोवाइड किया है। अब हमारे पास क्या आएगा, खैर ये तो हमारे पास वन लिखा हुआ आ गया, लेकिन यहाँ पे बेसिकली अच्छा ये वन इस वजह से है कि ट्रू हमारे पास शायद वन होता है, ट्रू हमारे पास वन होता है, ट्रू जीरो होता है कि वन, और फॉल्स जीरो हमारे पास जीरो होता है, तो इस वजह से हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया, जीरो प्लस वन करके उससे उसको वन बता दिया। अगर मैं दोनों ट्रू ट्रू करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, दोनों ट्रू है ना। अगर मैं दोनों फॉल्स लगा दूं तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। लेकिन मेरी बात यहाँ पे करने का मकसद ये था कि मेरा ये एरर किस चीज के लिए सिर्फ हैंडल कर रहा है, सिर्फ स्ट्रिंग के लिए। अब मुझे यहाँ पे इसको नॉन डिफाइंड के लिए भी हैंडल करना है, नल के लिए भी हैंडल करना है, बूलियन के लिए भी करना है, हर एक चीज के लिए मुझे हैंडल करना पड़ेगा, यानी कितनी बहुत सारी कंडीशंस लिखनी पड़ रही है। तो इसी तरीके में ना तीन कंडीशंस तो मुझे खैर लिखनी पड़ेगी ना। अगर मैं लिखूँ किसके लिए, बुलियंस के लिए, और किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए, और अनडिफाइंड या नल के लिए, इस तरीके मुझे हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं ये काम नहीं करना चाहता, मैं एक ही बारी में पूरे के पूरे एरर हैंडलिंग करूंगा। इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन तरीका ये एग्जिस्ट करता है कि मैं यहाँ पे लगाऊं इफ टाइप ऑफ
A is equals to number and type of B is equals to number. क्या कर लेंगे, const add is equals to A plus B console.log add. अब नीचे जाके मैं लिख दूंगा या else कर दूंगा, else console.log please provide valid numbers. सही है, मैंने एक ही बारी में पूरी की पूरी एरर हैंडलिंग कर ली है कि नहीं। मैंने कहा कि यार अगर तो नंबर की इक्वल होता है तो सिंपली कर लो, अगर नंबर की इक्वल नहीं होता तो हमारे पास वो चला दो। या फिर अगर मैं इसको जाके अब देखूँ तो हमारे पास क्या हुआ, नंबर्स की बारी में सही चले ना। बाकी मैं अब यहाँ पे बुलियन देता हूँ, अनडिफाइंड देता हूँ, जो कुछ देता हूँ, मेरा मसला आएगा, मुझे कोई एरर इसके बाद देखने को मिलेगा क्या? वो बुलियन या अनडिफाइंड की आपस में क्या एडिशन वगैरह करने की कोशिश करेगा? क्योंकि उसको एडिशन का हुक्म किससे दिया है कि एडिशन सिर्फ किसके लिए होनी है, सिर्फ नंबर के लिए। तो ये बेसिकली हमारे पास एक एरर हैंडलिंग है कि आप एरर्स को अपने कोड को फ्लेक्सिबल कैसे बना सकते हैं, लंबे लंबे स्टेप्स करने के बजाय आप एफिशिएंटली इसको कैसे आप फ्लेक्सिबल बना सकते हो। समझ आई इस चीज की? या फिर इसको मैं एक स्टेप और ऊपर लिख जाता हूँ, एक स्टेप नॉट इक्वल को मैं जिक्र करते हुए ऊपर जाऊंगा। सब कुछ प्रोवाइड नहीं, स्ट्रिंग नंबर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, मेरे केस में एडिशन हो रही है ना, आप कुछ और भी यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको और यूज भी करके देखेंगे, मेरे केस में सिर्फ एडिशन है। मैं सिर्फ फिलहाल एडिशन समझा रहा हूँ ना, मैं और कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं समझा रहा। अच्छा मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ कि इफ टाइप ऑफ नॉट इक्वल इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, ए इज नॉट इज इक्वल्स टू नंबर और टाइप ऑफ बी इज नॉट इज इक्वल्स टू नंबर। console.log please provide numbers। और इसके बाद हम लोग कर लें console.log, नहीं सॉरी, const add is equals to a plus b, else में नहीं लिख रहा console.log, हम else को नहीं इस्तेमाल करेंगे इतना ज्यादा। तो मुझे बताएं कि अब मेरे पास कोड मैंने लिखा हुआ है, ये कोड कैसे काम करेगा। ये हमारे केस में हमारे केस में यहाँ पे कुछ इस तरीके पे होगा कि अगर ए की टाइप नंबर की इक्वल ना हुई या फिर बी की टाइप हमारे पास नंबर की इक्वल ना हुई तो वो क्या करेगा, सिर्फ इस इफ को चला देगा। अगर नंबर की इक्वल ना होगी तो अब चलाएगा, अगर नंबर की इक्वल होगी तो क्या हमारे पास ये चलेगा, बस वो सिंपली हमारे पास ये चला देगा। तो इतना सा काम है। लेकिन अब मुझे बताएं कि मेरे पास क्या क्या प्रिंट होगा, मुझे इन सब का आउटपुट बताएं। पहले वाले से मुझे क्या प्रिंट होकर मिलेगा, उसके बाद 570 प्लस 90 660 आता है हमारे पास। उसके बाद यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद नीचे के लिए यहाँ पे भी फीस प्रोवाइड आ जाएगा ना। यही हमारे पास आउटपुट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जी यहाँ पे तो अगर इनमें से एम्प्टी होगा तब हमारे पास 0 0 काम करेंगे ना, वो तो डिफॉल्ट वैल्यूज है ना। अगर मैं डेटा ही प्रोवाइड ना करूँ तब हमारे पास कौन सी वैल्यूज इस्तेमाल होंगी, ये वाली। ये तो मैंने कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया है ना, तो उस केस में तो इनको इस्तेमाल करेगा ना। अब
अगर मैंने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है तब हमारे पास कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करेगा? जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स है ना इनको इस्तेमाल करता है। हमारे पास आउटपुट यही आएगा जो मैंने लिखा हुआ है। हाँ, लास्ट में मैंने बंद कर दिया, मुझे पता है मेरा आउटपुट क्या क्या होगा। जी, यही होगा आउटपुट। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना कि हमारे पास क्या आएगा आउटपुट। अच्छा, नीचे वन आ जाएगा और उसके बाद बाकी सही है। मैंने कहीं पे अपना फंक्शन ब्रेक किया है? मैंने कहीं पे अपना फंक्शन रोका है कि अगर ऐसा हो तो फंक्शन तोड़ दो? इस केस में भी वो हमारे पास ये प्लीज प्लीज प्रोवाइड तो प्रिंट करेगा, लेकिन क्या करेगा, इन दोनों को आपस में संभव भी तो करेगा ना कि मैंने कहीं पे रिटर्न का कीवर्ड वगैरह इस्तेमाल किया हुआ है। फंक्शन के एग्जीक्यूशन को मुझे रोकने की चीज आपको हमेशा याद रखनी कि अगर मसला आएगा तो आपने फंक्शन को रोकना है, उसको चलते रहने नहीं देना, क्योंकि अगर हमारे पास ये एरर आ गया ना तो इसका मतलब यूजर ने इनपुट्स में गलती की हुई है। तो अगर गलती की है तो उसको हम लोग सम का रिजल्ट कैसे दे दे? हमें अपने फंक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आप एरर हैंडलिंग करते हुए आपको हमेशा ये चीज याद नहीं कि यार जब भी गलती होगी फंक्शन को रोकना हमारे पास लाजमी है। अब अगर मैं जाकर लिखूं तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। समझ आ गई है? प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड इनपुट। और हमारे पास यहाँ पे ट्रू फॉल्स के लिए वन वन क्यों नहीं आया? मैंने ट्रू फॉल्स दिया तो उसके लिए वन क्यों नहीं आया? हाँ, इनमें से हमारी कंडीशन ट्रू हुई है, फॉल्स में हमारी कंडीशन ट्रू हुई है। ए की वैल्यू नंबर की इक्वल नहीं थी तो उसने करा दी कि यार बी की वैल्यू भी नंबर की इक्वल ही थी। बाय डिफॉल्ट तो हमारे पास की डेटा टाइप्स कौन सी हैं? बुलियन नहीं है ना बाय डिफॉल्ट। उसने एडिशन कर दिया, उनको आपस में नंबर पे कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन ओरिजिनल उनकी डेटा टाइप तो वही, उनकी नेचर तो वही चीज रहेगी ना। तो ये बेसिकली हमारे डिफॉल्ट वैल्यूज और आपकी एरर हैंडलिंग का कांसेप्ट है कि आप एरर हैंडलिंग किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ तक समझ आई है? तो की बात है, फंक्शंस की अब समझ आ गई है। हमारे फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, मैं सीरियसली बात करूँ ना, फंक्शंस में इसके अलावा कुछ नहीं है। आर्गुमेंट्स है, पैरामीटर्स हैं, फंक्शन इन्वोकिंग है, फंक्शन क्रिएशन है और उसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा फंक्शन में हमारे पास कुछ ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे एडवांस लेवल के ऊपर, लेकिन इसके अलावा हमारे पास फंक्शन में कुछ नहीं है ना, इसका कोई और कोड है ना कुछ और। बेसिकली उसमें हमारे पास यही चीज है। हमारे पास फंक्शंस जो डिफरेंट टाइप से फंक्शंस है, एक हमारे पास होते हैं नेम फंक्शंस। इन फंक्शंस को हमारे पास क्या कहा जाता है? नेम फंक्शन, जो अपने नाम की मदद से बनाए जाते हैं, जिनकी पहचान उनका नाम होता है और अपने नाम की मदद से बुलाए भी जाते हैं, इन्वोक भी किए जाते हैं। अगली टाइप हमारे पास होती है एरो फंक्शंस। ये जावा से में हमारे पास न्यू इंट्रोड्यूस हुए थे 2016 के अंदर या 15 के अंदर आए थे हमारे पास। इनका सिंटैक्स थोड़ा सा छोटा है और इस्तेमाल करने में आसानी होती है। ये वाला सिंटैक्स हमारे पास थोड़ा बड़ा है कि आप नाम लिखिए, फंक्शन है, कीवर्ड लिखिए, हमारे पास थोड़ा सा छोटा है। अगर मैं आपको बात करूं कि एरो फंक्शंस हमारे पास किस तरह काम करेंगे, तो एरो फंक्शंस हमारे पास इतने होते हैं बस। इसका हमारे पास ये सिंटैक्स है, आप इतने की मदद से अपना फंक्शन क्रिएट कर सकेंगे। अगला हमारे पास आता है एरो फंक्शंस के बाद आता है फंक्शन एक्सप्रेशन। डिफरेंट तरीके हैं अच्छा फंक्शंस बनाने के। इसका सिंटैक्स भी हमारे पास बड़ा कोई आसान है। इसमें हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, एक फंक्शन है, कीवर्ड आता है और बस आप फंक्शन का नाम नहीं प्रोवाइड करते। नाम इसका हमारे पास एक दूसरी जगह पे इस्तेमाल होता है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास फंक्शन का एक कीवर्ड आएगा। एरो फंक्शन इसमें फर्क है कि एरो फंक्शन में हमारे पास ये वाला कीवर्ड भी नहीं आता, लेकिन जो फंक्शन एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास कीवर्ड्स भी आते हैं, इस्तेमाल होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूँ तो हम लोग सबसे ज्यादा ये वाले इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये भी एग्जिस्ट करते हैं, इनका भी अपना मकसद है। अच्छा, ये आगे इसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन एक्सप्रेशन के बाद आता है हमारे पास इफी। इफी हमारे पास कहा जाता है इमी, इमीडिएटली क्या स्पेलिंग होते हैं? इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, ये वो फंक्शन है जो बनते भी उसी टाइम है, कॉल भी उसी टाइम होते हैं। आप इनको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सवाल ये कि अगर हमें कोड को बार इस्तेमाल कर ही नहीं सकते तो उसको बनाने का मकसद क्या है? तो ये हमारे पास अभी इस्तेमाल नहीं होते। इनका बेसिक मकसद था पुरानी जावास्क्रिप्ट के अंदर। पुरानी जावास्क्रिप्ट में बड़ा मेन रोल अदा करते थे। जो मैंने आपको वॉर का किस्सा याद है आप लोगों को कि वॉर हमारे पास किस किस्म का था? तो ये फंक्शन सिर्फ बनाए गए वॉर के लिए थे। ये जो लास्ट में इफी,
ये सिर्फ वॉर के लिए बनाया गया था क्योंकि वॉर की जो उस टाइम बड़ी खराब थी। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस के टाइप्स हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, टाइप्स हमारे पास ये कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आएंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास क्लोजर्स का, और एक कॉन्सेप्ट होगा मेरे पास रिकर्जन का। ये इतने आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर मैं बात करूं क्लोजर्स और रिकर्जन का, इतने आसान है ना। ये आपके इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, क्योंकि लोग इसमें अपने आप को फजूल में कंफ्यूज करते हैं। मेरी नजर में सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, अगर इनको सही से समझ जाए। क्लोजर्स तो खैर बड़े मजे की चीज है। एक कॉन्सेप्ट ये बता दें कि एक वेरिएबल को आप कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, यानी जो उसकी स्कोपिंग है, बेसिकली उसकी जो दायरा इख्तियार है, जो उसका दायरा है, उसकी जो हदूद है, ये उसकी हदूद के बारे में आपको समझाएगा। और रिकर्जन हमारे पास एक फंक्शन खुद को खुद ही बुलाता है, यानी एक फंक्शन है ना, उसका आप टास्क देते कि तुमने अपने आप को 10 दफा बुलाना है, वो अपने आप को 10 दफा बुलाता है। लूप वगैरह याद है हमने कल और आफ्टरनून आफ्टरनून क्लास में हमने लूप पढ़े थे, अगर किसी को याद हो तो। खैर यहाँ पे ज्यादातर इवनिंग वाले ही हैं, तो हमारे पास हमने एक दूसरी चीज पढ़ी हुई लूप। तो ये बेसिकली लूप से मुराद कि एक काम बार बार करते रहना आपकी शर्तों के मुताबिक। तो रिकर्जन हमारे पास फंक्शन की लूप्स हैं। तो ये बड़े ही आसान दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन सब ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल ये, आप किसी भी जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में बैठोगे, वो आपसे वेरिएबल्स के बारे में पूछने के बजाय पहले सवाल क्लोजर्स का करेगा और दूसरा सवाल उससे रिकर्जन का करना है। क्योंकि लोगों ने इससे खुद को ही बताया कि यार हम बड़े डरते हैं इस चीज से, बड़े कंफ्यूज होते हैं। मैं खुद भी डरता था इस चीज से, लेकिन अब हमारे पास वो कॉन्सेप्ट जो है जब क्लियर हो गया, इस्तेमाल में आया, तब लगा कि यार ये तो कोई चीज नहीं है, तो मजाक है एक छोटा सा। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है क्लोजर्स रिकर्जन का। और सबसे मजे का कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा कॉल बैक्स का। ये तीन हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी चार हमारे पास क्या फंक्शंस के टाइप है, और तीन हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं। ये लॉजिक से आप इनको समझ लें। अगर मैं बजाहिर बात करूं क्लोजर्स और रिकर्जन और कॉल बैक में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट या कंफ्यूजन वाली चीज कौन सी है, तो हमारे पास कॉल बैक्स होंगे। हमारे पास सबसे कंफ्यूजन वाली चीज ये मचाता है। तो समझने में एज अ बिगिनर तो उसको हम लोग बड़ा एंड में रखेंगे, ताकि हम लोग पहले फंक्शंस को समझें, फिर उसको इस्तेमाल करें। बाकी हमारे पास फंक्शंस के टाइप है, हर किसी का अपना अपना मकसद है। ये दो है। आप ये जो है ना एरो फंक्शन, ये इसके मकसद इसके मुकाबले में बनाए, ताकि वो लिखने का तरीका थोड़ा बड़ा था और ये हमारे पास थोड़ा सा छोटा आ गया। बाकी ये फंक्शन एक्सप्रेशन का भी अपना मकसद है, और इसका भी हमारे पास अपना एक मकसद है। तो ये हमारे पास टोटल टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। यहाँ तक समझ आई है? अच्छा, एक छोटा सा काम करते हैं हम अपना एक आप लोग इनको जरा जल्दी से ट्राई कर ले फंक्शंस को, फिर इसके बाद आके मैं एक एक्टिविटी एक एक्सरसाइज करवाता हूँ, फिर हम उसको देखेंगे, ठीक है? आप लोग इसको बस ट्राई कर ले। समझ तो आई है ना इन फंक्शंस की? पक्की बात है, आसान चीज है, मतलब इतनी मुश्किल नहीं है। जी नहीं यार, ये यही करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ से शुरू किया।
अच्छा हो गया यहाँ तक? समझ आ गई है फंक्शंस की? अब एक एक्टिविटी करते हैं हम लोगों ने। उस दिन जो एक्टिविटी की थी वो ग्रेड की, मतलब एक्सरसाइज करते हुए उस दिन हम लोगों ने जो की थी वो ग्रेड की थी कि हमने रिपोर्ट कार्ड बनाया था। और आज हम एक प्रॉपर कैलकुलेटर बनाएंगे जो कि ह्यूमन फंक्शंस हम लोग जब भी सीखते हैं तो हम लोग सबसे पहला काम एक कैलकुलेटर बनाना ही करते हैं कि हम लोग एक कैलकुलेटर को कैसे बना सकते हैं। ये फिलहाल टर्मिनल का होगा, यानी जावा से कंसोल का कैलकुलेटर है। ओरिजिनल हमारे पास वहां का यानी एचटीएमएल का जो कैलकुलेटर होता है ना, यानी प्रॉपर सीरियल वो नहीं होगा, दूसरे टाइप का होगा। तो हम वो बनाना शुरू कर दें। मेरे ख्याल में तरीका तो आपको पता आगे अभी तक आगे होगा।
जहाँ तक कोडिंग की कोडिंग का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग मुझे बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि क्या चीज़ कैसे करनी है। मैं आपको स्टेप्स बता दूँ, स्टेप्स रिकॉर्डिंग आप लोगों ने मुझे बताना है। सही है। स्टेप वन जो है, यूजर से क्या लेने हैं, कितने इनपुट लेंगे, दो किस बात के लेंगे, तीन इनपुट्स लेने हैं। नंबर वन, देन ऑपरेटर, और एट द एंड हमारे पास नंबर टू। तीन इनपुट्स हम लोगों ने लेने हैं, थ्री इनपुट्स। नंबर, ऑपरेटर। उसके बाद स्टेप टू हम लोग क्या करेंगे, स्टेप टू हम लोगों ने करना है। स्टेप टू में हम लोग क्या पूछेंगे, किस ऐड करना, हमें क्या पता कि यूजर ने ऐड बोला है कि मल्टीप्लाई बोला है कि क्या बोला है। ऑपरेटर का यूज करते करेंगे ना। मैं आपको यहाँ पे स्टेप बता दूं। सबसे पहले स्टेप आपने यूजर इनपुट्स लेने हैं, इनको नंबर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर होगा उसको अपने नंबर में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद अगला आप लोगों ने जो आप लोगों ने बनाने हैं चार फंक्शंस। चार फंक्शंस बनाएंगे। एक हमारे पास ऐड का हो जाएगा, एक हमारे पास क्या होगा, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। हमारे पास चार फंक्शंस आ जाएंगे। अब स्टेप थ्री हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंडीशंस की बेस पे डिसाइड करेंगे कि जो यूजर ने हमारे पास ऑपरेटर दिया उस बेस पे हमने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, तो वो रिजल्ट्स हमारे पास सामने आ जाएंगे। ये हमारे पास तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपके पास वही आ जाएगा, इनपुट्स लेने हैं, नंबर में कन्वर्ट करना है, और वह जगह पे हमने चार फंक्शंस बनाने हैं और एट द एंड कंडीशंस की बेस पे उनको कॉल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने स्टेप वन से। स्टेप वन हमारे पास आ गया। स्टेप वन में मैं करूंगा सबसे पहले कॉन्स्ट num1 is equals to prompt enter first number। उसके बाद अगला हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर इज इक्वल्स टू prompt enter the operator। उसके बाद हमारा आ जाएगा कॉन्स्ट num2। हमारा स्टेप वन कंप्लीट हो गया। हमने यूजर से तीन प्रॉम्प्ट्स ली, जिसमें सबसे पहला प्रॉम्प्ट हमारे पास आएगा कि तुम पहला नंबर दो। फिर हम लोगों ने उससे मांगा कि तुम ऑपरेटर चूज करो, जो कि हमारे पास आएगा चूज इंटर के बजाय चूज द ऑपरेटर करेंगे। चूज द ऑपरेटर हमारे पास बिटवीन, बल्कि ऑपरेटर कर लेंगे, चूज ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और एट हमारे पास आ गया इंटर सेकंड नंबर। सही है। काम स्टेप वन का कंप्लीट हो गया। कुछ रहता है इसमें, कुछ रहता है, क्या रहता है, नंबर में कन्वर्ट करना है। प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट वैल्यू किस में लेगा, तो हमें इसे क्या करना पड़ता है, नंबर्स में कन्वर्ट। तो नंबर में कन्वर्ट करने का कौन सा तरीका है, प्लस के अलावा कौन से हैं, और परसेंट भी है हमारे पास। तो इसके आगे भी प्लस लगा दूं, इसके आगे भी लगा दूं क्या, इसके आगे हमें जरूरत नहीं है। ये हमारे पास ये आ गया। सही है। अब हमारा कौन सा स्टेप है, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, चार फंक्शंस बनाने हैं हमारे पास। चार फंक्शंस आ जाएंगे। तो मैं फंक्शन बनाता हूँ सबसे पहले ऐड का, एडिशन का। दो नंबर्स है ना हमारे पास, ए बी। const add is equals to a plus b console.log add। उसके बाद अगला हमारे पास किसका है, सब्ट्रैक्शन का। तो फंक्शन तो एंड हो रहा है ना,
एंड हो रहे हैं, बाय डिफॉल्ट तो कुछ नहीं हो रहा। सबट्रैक्शन इज इक्वल टू ए बी const sub is equals to a minus b console dot log क्या आ जाएगा यहाँ पे। अगला हमारे पास क्या है, फंक्शन मल्टीप्लाई a comma b console dot const mul is equals to a multiply by b console dot log। एडजन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, कौन सा रह गया डिवीजन, a comma b const div is equals to a divided by b console dot log div। स्टेप 2 कंप्लीट हो गया हमारा। चार फंक्शंस को बोलते हैं, चार फंक्शन बन गए हमारे पास। वैल्यूज इसमें फिलहाल कोई भी नहीं है, जब इनको कॉल करते वक्त वैल्यूज प्रोवाइड करो तो एडिशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया और हमारे पास डिवीजन भी आ गया। हमारे चार थे, चार के चार यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या है जी, कंडीशंस। तो मैं सबसे पहली कंडीशन मुझे यहाँ पे क्या लगानी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन मुझे बताएं। हाँ, ऑपरेटर को भी चेक कर लेंगे। इफ ऑपरेटर is not is equals to यस, ये कोई कंडीशन स्मॉल कोई कंडीशन देखते कि ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी। टू इसमें शायद कोई गलती हो रही है। तो गलती हुई है मेरा जहाँ तक ख्याल है। अच्छा, कि ऑपरेटर प्लस इक्वल नहीं होता, या फिर ऑपरेटर माइनस इक्वल नहीं होता, या फिर ऑपरेटर हमारे पास इसके इक्वल नहीं होता, या फिर ऑपरेटर हमारे पास डिवाइड के इक्वल नहीं होता, तो हमारे पास क्या करा देंगे, प्लीज ट्राई अगेन एंड यूज choose the proper operator प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सही है, ऑपरेटर का मसला हल हो गया। अब अगला मसला हमारे पास क्या है, एक और मसला भी हल करना है। क्या, नहीं नहीं, मसला भी तो ऑपरेटर का हल हुआ है ना, नंबर्स को तो नहीं हुआ। अगर यूजर ने बीच में स्ट्रिंग डाल दी फिर वहां पे क्या आ जाएगा, नैन आ जाएगा ना, नॉट अ नंबर आ जाएगा। उसको कैसे सॉल्व करना है, हाँ क्या लगाना है उसके लिए, else if type of num1 is equals to number or type of num2 is equals to number। सही है, उसके बाद क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग प्लीज चूज प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, एंटर अ वैलिड नंबर। सही है, काम हो गया हमारे पास। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग भी आ गया, हमने भी चेक कर लिया कि अगर टाइप ऑफ हमारे पास नंबर की इक्वल नहीं होती या फिर हमारे पास num2 की इक्वल नहीं थी तो उस केस में क्या को प्लीज एंटर ये, और अगला हमारा ऑपरेटर का मसला जो है वो भी हल हो गया। अब हम लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। else if operator is equals to प्लस क्या करेंगे, एडिशन को कॉल करेंगे, बीच में num1 और num2 पास कर देंगे। ऐसा ही नहीं, num1 और num2 जाके किस में स्टोर होंगे फिर, ए और बी में। तो फिर हमारे पास ये नंबर्स वही है, बस ये बी में जाके सेव हो जाएंगे, इस्तेमाल होंगे। अगला else if
हाँ क्या बोला? ऑपरेटर जबर इज इक्वल्स टू कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, सब्ट्रैक्शन num1 कॉमा num2। अगला हमारे पास किसका है? डिवीजन का है ना। ऑपरेटर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई num1 कॉमा num2 else if ऑपरेटर डबल इज इक्वल्स टू डिवीजन। अच्छा, डिवीजन बाय जीरो हमारे पास अलाउड नहीं होती ना, तो मैंने कोशिश करनी है कि num1 जो है वो जीरो के इक्वल ना हो या जीरो से छोटा ना हो, या num2 जो है वो जीरो से छोटा ना हो या जीरो से, क्योंकि नेगेटिव हमारे पास डिवीजन नहीं होती। और डिवाइडेड बाय जीरो का रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? जीरो ही आता है मेरे ख्याल में। इन्फिनिटी आता है कि जीरो आता है? डिवाइडेड बाय जीरो हमारे पास क्या रिजल्ट होता है? हमें इस चीज को भी हैंडल करना है। तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाऊंगा, एक वो लगाऊंगा, इफ num1 और num2 डबल इज इक्वल्स टू, नहीं, लेस देन और इक्वल टू जीरो। हाँ, नेगेटिव में डिवीजन होती है हमारे पास, पक्की बात है, हो जाती है। नेगेटिव में डिवीजन क्या होगी हमारे पास? होती है, अच्छा नेगेटिव में। डिवीजन बाय console.log, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। और यहाँ पे हम लोग बाकी एल्स, अगर हमारे पास फॉल्स है तो हम लोग कर लेंगे एल्स, क्या कर लेंगे? डिवीजन बीच में नम वन कॉमा num2। सही है। अब एट द एंड हमारे पास एक एल्स का ब्लॉक भी लगा लेंगे अपनी मेन के लिए, कंसोल डॉट लॉग समथिंग went wrong please try again। सही है। प्रॉपर एरर हैंडलिंग हो गई है हमारी। मेन चीज एरर हैंडलिंग की, एरर्स हमने किस तरीके पे हैंडल किए हैं। जिसमें हमारे पास तीन स्टेप देखे हैं, तो स्टेप वन हमारे पास जो था वो ये था, हमने नंबर्स लिए, फिर उसके बाद हमने स्टेप टू लिया, स्टेप टू में हमने चार फंक्शंस बनाए हैं जिनको हम जरूरत के तहत बुलाएंगे। वो स्टेप थ्री में हम लोग क्या करेंगे, हमने ये डिसाइड किया है कि किसको कॉल करना है, किसको कॉल नहीं करना, यानी किस किस वाले कंडीशन के ट्रू होने के बदले हमने कौन सा फंक्शन कॉल करना है। तो हमारा काम मेरे ख्याल में लगभग कंप्लीट हो चुका है। कोड की समझ आई है? तो अब ट्राई करते हैं कि अब हमारे पास क्या है। इंटर फर्स्ट नंबर में यहाँ पे दिया 20, ऑपरेटर मैंने माइनस का दे दिया, सेकंड नंबर मैंने 30 दे दिया। प्लीज ट्राई अगेन एंड चूज द प्रॉपर ऑपरेटर। ये पहली कंडीशन गलत है, मैंने कहा था ना पहली कंडीशन मुझे गलत लग रही है। उससे हमारे पास कंडीशन लिखी है कि अगर हमारे पास क्या ऑपरेटर प्लस इक्वल ना हो तब भी ये चला दे, तो मैंने प्लस इक्वल के बजाय माइनस दिए। इसके लिए हम लोग किस किस्म की कंडीशन डालेंगे यार? पहली कंडीशन गलत है ना, मैंने यहाँ पे इसको ये बोला हुआ है कि अगर ऑपरेटर हमारे पास प्लस इक्वल ना हो तो ये चला दो, या माइनस इक्वल ना हो तो यूजर एट टाइम पे तो प्लस देगा या माइनस देगा। अगर उससे माइनस दे तो हमारे पास पहली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी ना, जो हमारे पास ट्रू की बेस पे चलेगा ना। यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ। तो ये हाँ, पहली तो हमारे पास कोई ना कोई एक तो हमेशा ट्रू होगी ही होगी। नहीं नहीं नहीं,
ऑपरेटर में कोई और चूज ही नहीं कर सकता और कर सकते हैं ना, यहाँ पे कोई सिंबल डाल दे, फिर क्वेश्चन मार्क डाल दे। सिंपल नहीं कर सकता। नहीं नहीं, यहाँ पे हमें कंडीशन करनी है कि अगर ऑपरेटर प्लस की इक्वल भी ना हो और माइनस इक्वल भी ना हो और मल्टीप्लाई की इक्वल भी ना हो, डिवाइड की इक्वल भी ना हो, तब ये चले। वह इन चारों में से किसी की इक्वल नहीं होता तब हमारे पास ये चले, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? मैंने गलती लॉजिकल ऑपरेटर में की हुई है। मैंने और के बजाय यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर ऑपरेटर इसकी इक्वल भी ना हो और इसकी इक्वल भी ना हो और इसकी इक्वल भी ना हो और इसकी इक्वल भी ना हो, तो उस केस में हमने क्या करना होगा? हम लोग यहाँ पे एंड इस्तेमाल करेंगे। मैंने ऑपरेशन गलत इस्तेमाल किया। अच्छा, अब हमारे पास आई होप कि अब चल जाए, ऑपरेटर अगर इसकी इक्वल प्लस इक्वल नहीं होता और ऑपरेटर माइनस इक्वल नहीं होता और ऑपरेटर मल्टीप्लाई इक्वल नहीं होता और डिवाइड इक्वल नहीं होता, तो ये प्रिंट करा दो। सही है, अब उम्मीद है कि अब चल जाएगा। चलाते हैं इसको। 10 20 प्लस अब चल गया हमारे पास। 20 मल्टीप्लाई विद 3600 होता है, 600 होता है। 10 divided by 0 divided by 0, division by 0 is not allowed, सही है, ये भी चल गया। 10 divided by 4, ये भी चल गया। प्लस को चेक करते हैं। 10 माइनस 3, ये भी चल गया। और एडिशन को चेक करते हैं। 10 प्लस 20 30, यानी हमारा प्रॉपर कैलकुलेटर किस्म को जो हमने बनाना चाहते हैं हम लोग बन गए। एरर हैंडलिंग गलती हमारे पास यहाँ भी हुई थी कि मुझे लिखते हुए भी लग रहा था कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन तब इतना फोकस नहीं किया। तब हमारे पास जो हमारे कैलकुलेटर था एक 3 स्टेप्स वाला कंप्लीट हो गया। स्टार्टिंग हमने यहाँ से की है, जिसमें हमारे पास हमारा प्रॉम्प्ट है, हमारे फंक्शंस आए हैं और हमारा कंडीशंस आए हैं। तो इस कोड की समझ आई जो हमने कोड किया है। इसका बेसिक मकसद हमारे पास फंक्शंस को समझना था कि आप फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शंस का बेसिक मतलब तो समझ आ गया ना, फंक्शंस क्या है। प्रोग्रामिंग का बड़ा खास हिस्सा है ये कि आप प्रोग्रामिंग के हिसाब से करें। हम इसको आगे जाके देखेंगे, हम सिर्फ प्रोग्रामिंग करेंगे कि सिर्फ फंक्शंस पे करेंगे, हम इसके अलावा और किसी चीज में नहीं। हम लोग ज्यादा फंक्शंस को ही इस्तेमाल करेंगे। क्या मकसद है? कोड को रियूजेबल बनाना, बार बार उसको इस्तेमाल करना। तो उस केस में सबसे बेहतरीन ऑप्शन मेरे पास किस चीज का है? फंक्शंस का है। यहाँ तक समझ आ गई है? हाँ, फंक्शन कॉलिंग ये है कि आप जब फंक्शन को कॉल करते हैं ना, फंक्शन इन्वोकिंग कहते हैं, या इसको फंक्शन को जगाना। इन्वोक मतलब जगाना, या फिर कॉलिंग कहते हैं। आप दोनों में से जो कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। इस एरिया को हमारे पास आर्गुमेंट्स कहते हैं कि हमने फंक्शन को डेटा प्रोवाइड किया है। और ये एरिया हमारे पास क्या कहलाता है? पैरामीटर्स। और अगर मैं इससे बाय डिफॉल्ट कुछ लिख दूं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? अगर यूजर डेटा ना प्रोवाइड करे तो मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं, फिर अगर यूजर ने लेट से मैंने मल्टीप्लाई के अंदर केस में वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं की, मैंने बिना वैल्यू का ही काम कर लिया, मुझे बताएं अब क्या होगा? बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है? अनडिफाइंड और अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड मल्टीप्लाई बाय अनडिफाइंड हमारे पास क्या रिजल्ट देगा? तो मुझे इस चीज को कैसे हैंडल करना पड़ेगा? बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अपने पैरामीटर्स को डिफॉल्ट पैरामीटर्स यानी डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगे जीरो की। समझ आ गई इसकी? और अगर मैं मल्टीप्लाई इस्तेमाल करता हूँ, 10 मल्टीप्लाई, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास नॉट अ नंबर देने के बजाय क्या लगाया है? जीरो लगाया हुआ है। तो अगर यूजर से यहाँ पे डेटा देना रह के ना, तो क्या इस्तेमाल करेगा? हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर इस्तेमाल करेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फिलहाल नंबर। समझ आई इस चीज की? फंक्शंस की मेन बात समझ आ, फंक्शंस की फंक्शन समझ आ गए। रिटर्न का कीवर्ड हमारे पास क्या करता है? वो वहां पे रोक देता है और आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। उसके बाद अगर आपने कुछ सही कोड भी लिखोगे तो हमारे पास वो चलेगा नहीं। क्लियर है? फंक्शन से समझ आ गई है? पक्की बात है? कोई सवाल है तो पूछ ले। ये वाला समझ नहीं आया? अच्छा, मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। मैंने यहाँ पे देखे क्या लिखा हुआ है
कि अगर हमारे पास ऑपरेटर तो यूजर जो ऑपरेशन चूज करेगा वो है ना, और ये नॉट इक्वल हमारे पास क्या कहता है कि अगर इसके इक्वल ना हुआ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम चेक करो कि जो यूजर ने ऑपरेटर चूज किया अगर वो प्लस इक्वल ना हुआ, यानी प्लस इक्वल नहीं होगा तो किसके इक्वल होगा, माइनस इक्वल हो सकता है। फिर मैंने चेक करो कि अगर माइनस इक्वल भी नहीं है, दो ऑप्शंस हो गए ना, प्लस इक्वल भी नहीं है और माइनस इक्वल भी नहीं है। यानी एक और चीज चेक करो कि अगर वो ऑपरेटर मल्टीप्लाई की इक्वल भी नहीं है, यानी उससे प्लस माइनस मल्टीप्लाई में सब कुछ इस्तेमाल नहीं किया, ऑप्शन आखिरी कौन सा बचता है, डिवीजन का। लेकिन फिर मैंने क्या, हो सकता है कि वो डिवीजन भी ना इस्तेमाल करे, तो मैंने सोचा क्या क्या देखो, अगर यूजर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में से कोई एक भी इस्तेमाल नहीं करता है, इसका मतलब उससे कोई तीसरे किस्म का इस्तेमाल किया है। मेरे पास ऑपरेशंस कितने अलाउड थे, चार, तो मैंने सोचा कि इन चार में से अगर इस्तेमाल करते हैं, अगर यूजर लेट से यहाँ पे ऑपरेटर प्लस यूज करे तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, प्लस इज नॉट इज इक्वल टू प्लस, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, प्लस इज और प्लस जो हमारे पास प्लस की इक्वल नहीं है, राइट साइड लेफ्ट साइड की इक्वल नहीं है हमारे पास, तो इसका रिजल्ट मुझे क्या आ जाएगा। और एंड ऑपरेटर हमारे पास कभी फॉल्स के ऊपर रिजल्ट काम करता है, फॉल्स हो तो हमारे पास अगर 10 कंडीशंस में एक कंडीशन में फॉल्स हुई तो क्या एंड काम करेगा, नहीं करेगा ना, वो क्या रिजल्ट देगा, वो फॉल्स ही बोलेगा, ट्रू तो कभी नहीं कहेगा ना। तो यहाँ पे हमने बेसिकली उसको ये बात समझाई कि अगर ऑपरेटर प्लस इक्वल नहीं होता, या फिर ऑपरेटर माइनस इक्वल नहीं होता, या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन इक्वल नहीं होता, इनमें से अगर किसी भी एक के इक्वल नहीं होता, तो क्वाइट पॉसिबल है कि हमारे पास यूजर ने कुछ और इस्तेमाल किया। तो मैंने कहा सिंपली ये चला दो, तो अगर यूजर प्लस इस्तेमाल नहीं करेगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, कि ऑपरेटर प्लस इक्वल नहीं है, ट्रू हो जाएगा। माइनस इस्तेमाल करेगा तो ये भी ट्रू हो जाएगी, मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो ये भी ट्रू हो जाएगी ना, और डिवाइड भी नहीं इस्तेमाल करेगा तो चारों कंडीशन ट्रू हो गई कि नहीं। तो उससे प्लस इस्तेमाल किए, मैंने उसको नॉट इक्वल लगाया है ना, कि अगर इसके इक्वल नहीं होगा, तो अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके पे है, 3 इज नॉट इज इक्वल टू प्लस, अब मुझे बताया इसका आउटपुट मेरे पास क्या है, इसका आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, कि 3 प्लस के इक्वल नहीं है, इसका आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, इसका आउटपुट मेरे पास क्या है इस चीज का, नॉट इक्वल, यानी आप खुद बता दें यार, मैथ्स वाला नॉट इक्वल भूल गए हो कि 3 इज नॉट इज इक्वल टू 4, ये याद है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ, कुछ मैंने ये किया है, उसका आउटपुट मेरे पास क्या है, इस वाले का ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, क्या मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ ना। तो पहले से मुझे क्या मिल गया, ट्रू, कि अगर यूजर ने लेट से ऑपरेटर में 3 इस्तेमाल किया प्लस माइनस के अलावा, अब दूसरा ने चेक किया, पहली कंडीशन ट्रू हो गई कि नहीं, यहाँ से ट्रू आ गया ना। एंड ऑपरेटर कहता है कि मैं एक केस में डिसाइड नहीं कर सकता, मैं सब पे डिसाइड करूंगा। अब अगली चेक होगी, 3 इज नॉट इज इक्वल टू माइनस। अब मुझे बताएं कि दूसरी कंडीशन मेरी ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। मैंने कहा 3 माइनस इक्वल नहीं है, तो मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे भी ट्रू। अब तीसरी कंडीशन, 3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, अब हमारे पास ये ट्रू है कि फॉल्स है। मेरी कितनी बातें सच्ची हो गई हैं कि यूजर ने अगर प्लस इस्तेमाल नहीं किया, उसने प्लस की जगह 3 इस्तेमाल किया है, तो ये बात भी सच्ची हुई कि हाँ यार 3 प्लस इक्वल नहीं है, ये भी सच्ची हो गई, ये भी होगी, और आखिरी हमारे पास कौन सी रह गई है, डिवाइड की, तो मैं डिवाइड भी लगाता हूँ। मेरी सारी बातें सच्ची हो गई है ना, कि मैंने कहा यार 3 यूजर ने लेट से ऑपरेटर में 3 लिखा हुआ है, तो क्या ये बात सही हुई है, 3 प्लस इक्वल नहीं है, ये बात मेरे यहाँ से भी ट्रू आ गया, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया और यहाँ से भी आ गया। जब सारे ट्रू हो जाएंगे तो एंड रिजल्ट क्या क्या रिटर्न करेगा, और ट्रू होने पे इफ कंडीशन चलती है कि नहीं, और अगर एक इफ चल जाएगा तो बाकी कोई और चलेगा। तो इसने हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसे ही काम किए, उसने सारी कंडीशंस को चेक किया, उसने यानी मेरे प्लस को या मेरी माइनस को सबके साथ मैच किया कि यार ये आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। जब आपस में इक्वल आ जाएगा दोनों के दोनों, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर लेता हूँ, मैं ब्राउजर कंसोल में जाता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, तो क्या रिजल्ट आया, ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ ये करता हूँ, तो अब मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, अब मेरा रिजल्ट क्या है, प्लस प्लस इक्वल है ना, तो मैंने बात झूठी कही है ना। तो अगर जीरो, मैं अगर प्लस यूजर प्लस यूज करता तो मेरी पहली कंडीशन ही क्या हो गई है, फॉल्स। तो क्या एंड ऑपरेटर एक कंडीशन की भी फॉल्स होने पे काम करता है, वो काम नहीं करता ना, तो मेरे पास ये का ब्लॉक नहीं चलेगा, इसकी जगह नीचे आके एल्स इफ चलने लग जाएंगे। तो ये बेसिकली इस लॉजिक पे काम कर रहा है, समझ आइए इसकी। अगर आप इसको खुद ही करेंगे ना, ब्रेक करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे पास नेचर कुछ ऐसी हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि चेक करो, अगर मैंने जो ऑपरेटर यूज किया इसमें से कोई तुम्हारे इक्वल तो नहीं है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी इक्वल कोई बता तो मुझे बता देना कि हाँ तुम्हारी इक्वल है, मैं तभी क्या करूंगा, तो मैं सिंपली रन करा दूंगा, ठीक है।
समझ आई इसकी? अगला हमारे पास क्या है, ये बाकी तो हमारे पास सिंपल सी चीजें हैं। पक्की बात है, क्लियर है? इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, हम इसको ट्राई भी करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 10। अब मैं ऑपरेटर में प्लस की जगह क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? 3। मैं प्लस की जगह 3 कर रहा हूँ, मैंने लिखा ये। तो मेरा आउटपुट क्या है? क्योंकि मैंने वहां पे प्लस के अलावा कुछ इस्तेमाल किया है, तो मेरे पास क्या आ गई? मेरी पहली बात सच्ची हो गई कि नहीं? प्लस सच्ची होगी ना, दूसरी बात भी सच्ची होगी, मैंने माइनस इस्तेमाल नहीं किया, मैंने 3 किया है, तीसरी भी सच्ची होगी और चौथी भी सच्ची होगी। जब सारी बातें सच्ची होगी तो हमारे पास कंडीशन चल जाएगी कि नहीं? तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसा रूल चल रहा है। अब क्लियर है? पक्की बात है? थोड़ा सा मुझे लगता है क्योंकि हमने गलती की थी ना, तो जहाँ पे गलती था तो बंदा कंफ्यूज वैसे भी हो जाता है। तो आप इसको खुद ही ट्राई करें, आप लोगों से सही हो जाएगा, आप लोग करेंगे तो समझ आ जाएगी। बहरहाल यहाँ तक समझ आइए। अब इसको ऐसा करेंगे, आप लोग खुद ही ट्राई करें। कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं है तो फिर छोड़ दे। कोई सवाल है? पक्की बात है, सारा कुछ क्लियर है?